नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। पीएम मोदी का विजिट तय किया गया है, वो चाइना जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं और वहाँ पर वो व्लादिमीर पुतिन यानी जो आपके रूस के राष्ट्रपति हैं, उनसे उनकी मुलाकात होगी। चाइना के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, जापान के साथ बैठक होगी, इन सब की चर्चा करेंगे। साथ में जिस तरह से आपको मालूम होगा, आज रात में 4 बजे का समय होगा, लगभग 2 से लेके 4 बजे का पीरियड होगा, जिस पीरियड में माना ये जा रहा है कि अमेरिकन राष्ट्रपति अमेरिका में विभिन्न देशों के ऊपर जिनके साथ उनका कोई भी टैरिफ डील नहीं हो पाई है और जिनके साथ उनकी कुछ टैरिफ डील हुई भी है, उन सभी के ऊपर नए टैक्स का ऐलान करेंगे। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे किस तरह से वो फ़र्क डालेगा, किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री की विजिट फ़र्क डालेगी और आरबीआई की जो आज एनपीएसी की बैठक की आउटकम आए, जिसमें रेट में तो कोई खासा परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन कई सारी और बातें आई हैं, यूपीआई को लेकर बातें आई हैं, उन सब की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आपने मंदी देखी है और बाजारों में जो गिरावट रही है, कमोबेश उस डर में रही है कि आज अमेरिका में रात में क्या होगा। दूसरा, जिस तरह से आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ खास होने की उम्मीद भी नहीं थी, न्यूट्रल स्टांस भी था आरबीआई का। इसके पहले भी ऑलरेडी 3 जो आपके बैठक हुई थी आरबीआई की, तीनों ही बैठक में रेट कट किया गया था। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट रेट कट करने के बाद आरबीआई जाहिर सी बात है कि वेट करेगा और ये लगभग तय था कि वेट करेंगे और वो देखना चाहेंगे कि अब दुनिया में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन एनपीएस की जो मीटिंग रही है एनपीसी की, उसमें उन्होंने ये बात जरूर कही है कि आने वाले वक्त में महंगाई घटती हुई दिखाई पड़ सकती है। एक महत्वपूर्ण बात वो जरूर है। लेकिन दिन के दौरान में जब ये बात आने लगी कि पीएम मोदी जो है वो जाएंगे, चाइना जाएंगे, 31 अगस्त की डेट है, 31 अगस्त से 1 सितंबर संभवतः वो डेट होगी, प्लस माइनस एक दिन अभी माना जा रहा है। बट विजिट का जो ऑफिशियली अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह से सभी मीडिया चैनलों पर ये चीजें उपलब्ध हैं, तो 31 अगस्त से 1 सितंबर का टाइम है जब वो जाएंगे। जो संघाई सहयोग संगठन है उसकी बैठक में वो वहां पे जा रहे हैं, उसके लिए वो जा रहे हैं। आपको मालूम होगा वर्ष 2019 से जब से भारत और चाइना के बीच में डोकलाम में विवाद हुआ था, उसके बाद से भारत के किसी भी बड़े पदाधिकारी का कोई विजिट नहीं हुआ है वहां पर। मोदी जी भी नहीं गए हैं। इवन चाइना की तरफ से भी भारत में नहीं कोई आया था। उसके पहले हमेशा लगभग ये तय रहता था कि जब भी संघाई सहयोग संगठन की बैठक होगी तो वो उसमें जो है पीएम स्तर के लोग जाया करते हैं। भारत में भी जो पिछली बार संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी उसको भी डिजिटल किया गया, फिर उसको डिजिटल से जो है ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी हुआ, लेकिन मतलब अलग अलग टाइप के वहाँ पर हुए, लेकिन उनमें भी पीएम जो है ना ही जो राष्ट्रपति हैं चाइना के वो यहाँ पर नहीं आए थे। और उसके पहले वाले में भारत की तरफ से भी कोई शिष्टमंडल नहीं गया था। डिजिटल कर दिया गया था उसके पहले वाला, तो शिष्टमंडल की दिक्कत नहीं थी। तो दोनों ही जो चाइना में और इंडिया में पिछले 2019 के बाद से जो बैठकें हुई हैं उसमें कोई भी गया नहीं था। तो मुद्दा है कि अब 6 सालों बाद पीएम वहाँ जा रहे हैं। जापान के साथ उनकी मुलाकात होगी, वहाँ पर जापान के जो शिष्टमंडल होंगे उनके साथ मुलाकात होगी। सारे सेम रैंक पर मुलाकात होने की बात है, यानी सभी राष्ट्राध्यक्षों की ओवरऑल मुलाकात की बात है। तो अब ये इसको काफी हद तक महत्व दिया जा रहा है। जिस तरह से भारत और अमेरिकन संबंध पिछले कुछ दिनों के अंदर रशियन खरीद को लेकर के बिगड़े हैं, उसके बाद अब इस पर काफी प्रमुखता दी जा रही है कि भारत चाइना की तरफ कुछ ना कुछ झुकाव जरूर दिखा रहा है। साथ में वहां पर रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात में जाहिर सी बात है कि रूस के साथ और भी ज़्यादा खरीद की बात की जा सकती है। सुनने में जो खबरें आई हैं उसमें यह है कि फर्टिलाइजर को लेकर के, तेल को लेकर, डिफेंस को लेकर कुछ डील भी हो सकती हैं या आने वाले वक्त में डील हो सकती है। जिस तरह से भारत के जो कई सारे महत्वपूर्ण लोग पिछले कुछ दिनों के अंदर रूस विजिट किए हैं, तो कई सारी चीज़ें वहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं। साथ में चाइना के साथ पूरा एक बड़ा बात होने का दिखता है। और जिस तरह से ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी कल कहा है कि वो ट्रम्प को फोन नहीं करेंगे, चाहे जो भी वो टैक्स लगा दें, लेकिन हम मोदी से बात करेंगे और बाकी देशों से यानी ब्रिक राष्ट्रों से बात करेंगे। तो हो सकता है संघाई सहयोग संगठन के रूप में ही सही, लेकिन ब्रिक वालों के वापस एक बैठक होने लगे और ब्रिक राष्ट्र की भी बैठक होनी तय है। और हो सकता है ये जिस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, जिस तरह से इकोनॉमिक्स दुनिया की बदल रही है, उसमें ये अब एक नया उभरता हुआ चीज दिख सकता है।
डोनाल्ड ट्रंप की बात करना बनता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि आज रात भारतीय समय अनुसार, मैं आपको बता रहा हूं, 2 बजे से 4 बजे के बीच में वो अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ लगाते दिखेंगे। इसका सीधा संबंध पड़ेगा कल मार्केट से। मार्केट काफी निगेटिव होकर के गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिन के दौरान बाजार गिरती रही है, भले ही आरबीआई ने काफी चीजें बोली हैं, मैं भी उसकी चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन बाजार निगेटिव गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि कितना निगेटिव गई है और कितना क्या होने पर क्या बाजारों का रिएक्शन हो सकता है। तो पहली चीज है, जहां पर हम क्लोज हुए हैं 24,570 के आसपास, अगर मार्केट में एक उम्मीद क्या है, उम्मीद वही है जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि ट्रंप की तरफ से भारत के ऊपर 35% तक टैरिफ लगने की बात अगर बाजार सुनेगा तो बाजार बहुत परेशान नहीं होगा। 25% हम टैक्स रेट में हैं, 35% की हमें काफी हद तक उम्मीद है। तो अगर 35% का टैक्स आपने लगा दिया तो भारतीय बाजार बहुत ज्यादा उससे प्रभावित नहीं होंगे या बहुत ज्यादा उससे पैनिक में नहीं जाएंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का मानना यह है कि ये 40% हो सकता है। अगर ये 40% तक टैरिफ होता है तो भारतीय बाजार निश्चित रूप से थोड़ा परेशान होंगे, वो जो 5% एक्स्ट्रा होगा। लेकिन क्या वो कहेंगे, क्या किसी कंपोनेंट के ऊपर लगाएंगे या सबके ऊपर लगा देंगे, उसका भी फर्क डालेगा, उसका भी फर्क दिखेगा। साथ में फार्मा के ऊपर वो क्या बोलेंगे, क्या फार्मा के ऊपर टैक्स लगाएंगे। जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं उनके हिसाब से, चूंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका जो है भारत से अपनी दवा खरीद का तकरीबन 40% इंपोर्ट करता है। 40% इंपोर्ट करने वाले देश के ऊपर जब आप टैरिफ लगाएंगे तो कितना लगाएंगे, 20%, 10%, 15%, 40%, क्योंकि जो टैरिफ आप लगाएंगे, अब यहां पर याद रखिएगा, कोविड के समय जब दवाओं की कमी हुई, भारत ने दवाएं एक्सपोर्ट करना बंद करी हैं। बहुत सारी दवाओं को लेकर के आपको ये बात ध्यान होगा कि अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रेशर बनाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने बात तक करी थी उस दौरान में कि किसी तरीके से, चूंकि वो उस समय प्रेसिडेंट थे, कि भारत उन दवाओं से रोक हटाए, और फाइनली भारत ने एक लंबी वार्तालाप के बाद उन दवाओं से हटाया भी था जो कोविड के इलाज के दौरान जरूरत पड़ रही थी। उसमें अलग अलग प्रकार के स्टेरॉइड भी थे और बहुत सारी दवाएं थी, लेकिन अल्टीमेटली उस पर रोक हटाया था। और आप इतनी डिमांड की जरूरत थी, इतनी जरूरत थी अमेरिका को, कि वो पूरा प्रेशर टैक्टिक्स उन्होंने उस समय खेला था। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि भारत के ऊपर टैक्स लगाने का बहुत बड़ा, भारत की फार्मा के ऊपर टैक्स लगाने का बहुत बड़ा इंपैक्ट अमेरिका के खुद के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वो सारी दवाएं एक दिन में पैदा नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है फार्मा के ऊपर फौरी तौर पर, और ये बात उन्होंने कही भी है कि हम शुरुआत कम से करेंगे और बढ़ा के 250 ले जाएंगे, लेकिन हो सकता है वो 250 बोलना एक टेक्टिकल मूव हो, लेकिन अल्टीमेटली कोई 10% या 15% से फार्मा की शुरुआत की जाए। अगर 15% तक फार्मा के ऊपर लगाया गया टैक्स तो फार्मा इंडस्ट्री कोई बहुत ज्यादा दुखी नहीं होगी। फार्मा इंडस्ट्री यद्यपि कल वापस से तेजी में दिखेगी, क्योंकि 15% के टैरिफ पर फार्मा को कोई तकलीफ नहीं होने जा रही है। ये लगभग फार्मा कंपनियों का जो बातें चल रही हैं वो मीडिया में वो बातें हैं कि 15% तक फार्मा कंपनियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो 20 होगा या 25 होगा तो थोड़ा आप बहुत निगेटिव नहीं होगा, कोई पैनिक सेलिंग आ जाएगी फार्मा में, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, ये है कि मॉडरेट लेवल पर 1% प्लस माइनस में बहुत सारे स्टॉक्स आपको ओपन होते दिख सकते हैं। अगर फार्मा के ऊपर फार्मा के ऊपर 20% तक लगाया गया, 15% लगाएगा तो फार्मा कल आपको तेजी में भी दिख सकता है। अब अगर उससे ज्यादा किया गया तो डिपेंड करेगा कि किस तरह की दवाओं पर, या उस दवाएं या उस तरह की दवाएं कौन सी कंपनी बनाती है, फिर उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा। अदरवाइज फिर उस इम्पैक्ट को अलग अलग दवाओं या अलग अलग कंपनियों के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और मुझे नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि 20% से ज्यादा फार्मा के ऊपर कोई टैक्स लगाया जाएगा। ओवरऑल इंडिया के सारे चीजों के ऊपर जो है 35% तक भी अगर टैक्स लगाया गया तो मार्केट बहुत ज्यादा दुखी नहीं होगा। 40% के ऊपर जाएगा तो फिर बाजार उसको लेके काफी पैनिक क्रिएट करेगा, या यूं कहिए फिर पैनिक का मोड आएगा। लेवल इंपॉर्टेंट है, उनकी चर्चा मैं करूंगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स की चर्चा करेंगे। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से आज के दिन आरबीआई की बैठक रही, और बैठक में महंगाई को लेकर के जो नंबर दिए गए वो ठीक है, वो नंबर बेहतर दिए गए कि आने वाले वक्त में महंगाई घटेगी। जीडीपी का जो फोरकास्ट बताया गया उसमें कोई कमी उन्होंने नहीं की है, तो जो जीडीपी के टारगेट हैं वो खराब नहीं दिखते हैं, यानी ग्रोथ भारत में ओवरऑल बनी रहेगी। अगर ग्रोथ बनी रहेगी,
टैक्स अभी भले ही नहीं कम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले कम किया गया है उसको पास ऑन किया जाएगा। लेकिन यहाँ आज जो बड़ा मुद्दा उभर के आया आरबीआई की पॉलिसी के बाद, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आरबीआई प्रमुख ने प्रेस में बात करी, उन्होंने ये बात कही कि जो यूपीआई है वो हमेशा फ्री नहीं रहेगा। फ्री नहीं रहेगा का मतलब है, क्योंकि आप अगर यूपीआई के टर्नओवर को देखिए तो वो काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है। पिछले कुछ समय के अंदर यूपीआई टर्नओवर्स में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलती है। ठीक है, अब इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है, या उसके नाते क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपीआई का, बैंकों का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्राइवेट है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो सारी लोग, वो सारा जो सिस्टम है, उस सभी के ऊपर एक प्रेशर है जिसका कॉस्ट है। वो कॉस्ट कौन बेयर करेगा? सरकार ये कह रही है कि हम जो, यानी आरबीआई ये कह रही है कि हम नहीं चाहते कि हमारे बैंक इसको हमेशा के लिए बेयर करते चले जाएं और फिर बैंकों को उसका नुकसान हो। तो या तो वो कस्टमर बेयर करेगा, या वो मीडिएटर का मतलब जो वो सभी जो यूं कहिए जो बीच के हैं लोग, जैसे इसमें पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और बहुत सारे यूपीआई ऐप्स हैं, या तो ये बेयर करें या फिर बैंक बेयर करे। तो बैंक क्यों बेयर करे? क्योंकि बैंक को तो कोई समस्या नहीं, तो बैंक तो बेयर करने के मोड में नहीं है। क्योंकि अगर आपको पता हो, अभी आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई पर अभी ट्रांजैक्शन चार्ज लेना शुरू कर दिया है, तो बैंक तो बेयर करता दिखता नहीं है। तो या तो वो मीडिएटर बेयर करे, अब पेटीएम, फोन पे ये लोग बेयर करेंगे। ये कहाँ से करेंगे? क्योंकि ये हो सकता है ये भी नहीं करेंगे। अगर धंधा चलाना है तो ये करें, अन्यथा फिर वो कस्टमर के ऊपर आएगा। यानी जो लोग, जो पैसे भेज रहा है या पैसे ले रहा है, किसी ना किसी एक के ऊपर ये इसका प्रेशर जाएगा। एक सर्टेन अमाउंट हो सकता है कि 3000, 5000 कुछ एक रेट कर दिया जाए, उसके ऊपर के ट्रांजैक्शंस पर अभी चार्ज किया जाए। लेकिन एक सिग्नल मिलने लगा है कि ये अभी फ्री नहीं रहेगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह भी उभरेगा कि जिस तरह से डिजिटल पेमेंट को लेकर के बहुत सारी बातें की गई, जिस तरह से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा खर्चा किया गया, अब अगर सिस्टम में इतना डिजिटल पेमेंट होने लगा है तो फिर वापस से बैक टू पवेलियन, वापस से कैश पर लोग भागने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा तो सब्जी खरीदते हुए 10 रुपए का ट्रांजैक्शन चार्ज कोई नहीं पे करना चाहता है। या अगर आप 2000, 4000 की रेट पे भी करेंगे तो भी बहुत सारे ऐसे यूं कहिए पेमेंट्स होते हैं जिन पे आप वो चार्ज फिर पे नहीं करना चाहेंगे, और फिर कैश मार्केट बढ़ेगा। यहाँ पर जो खर्च सरकार ने किया था डिजिटल को बढ़ाने के लिए, क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केट, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ा करके आप जो गलत नोट हैं, यानी जो आपकी फर्जी नोट है, या जो एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है, उसको आप दबाते हैं, उसको कम करते हैं, काला धन कम होता है, ज़्यादा प्योर चीज़ें होती हैं, टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ता है। यूपीआई के नाते भी बहुत सारा टैक्स कलेक्शन आया है, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन सिर्फ एक दूसरे को पैसा देने के लिए नहीं है। कोई भी प्रकार का ट्रांजैक्शन होगा उस पर डिफरेंट प्रकार के तो टैक्स ऑलरेडी लगते ही हैं। यूपीआई खुद का टैक्स भले नहीं लगाता, लेकिन ट्रांजैक्शन होने के बाद जब वो बैंक खातों में पैसा है तो उसके ऊपर तो टैक्स लग रहा है, तो उसका बेनिफिट भी सरकार को मिला है। लेकिन अब अगर, और दूसरी चीज़ है कि एटीएम के ऊपर पिछले 5 सालों के अंदर दबाव कम हुआ है। अगर आप एटीएम बहुत यूज करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि अब एटीएम के ऊपर उस तरह का दबाव नहीं है। कैश छापने की जो जरूरत है उसमें भी कमी मानी गई है यूपीआई के बढ़ने के नाते। यद्यपि भारत की इकोनॉमी में जो कैश सब्सटेंस है वो वापस से नोटबंदी से ऊपर जा चुका है। यानी नोटबंदी के समय जितना टोटल इकोनॉमी में कैश था, आप उसको सरपास कर चुके हैं, उसके ऊपर हैं अब आप। तो नोटबंदी के बाद भी कैश की डिमांड बनी रही, लेकिन ये डिमांड उतनी नहीं भागी है, क्योंकि बहुत लोगों का, यानी बहुत लोगों का मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यूपीआई ना आया होता तो शायद जो कैश की डिमांड है या यूपीआई जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो इससे भी डबल हो चुकी होती। तो डिपेंड करता है कि फिर आरबीआई को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या कैश कंपोनेंट बहुत बढ़ेगा, फिर क्या कैश को छापने का जो खर्च है, चूंकि नोट जल्दी खराब होती हैं, उनका जो रख रखाव का खर्च है, उनको जो मेंटेन करने का खर्च है, और उनको जो ओरिजिनल नोट्स में के रूप में बनाए रखने में जो खर्च लगता है, वो शायद यूपीआई ट्रांजेक्शन से पे जो टैक्स लगाए गए उससे शायद ज़्यादा हो जाएगा। तो ये विन विन सिचुएशन नहीं होगी शायद आरबीआई के लिए। तो ये भी एक देखने की चीज़ होगी कि कितना जो ट्रांजैक्शन चार्ज आप लेंगे यूपीआई पर वो कितना समय तक सस्टेन करेगा। ऐसा ना हो कि वापस से लोग कैश पे भागें और फिर वापस से आरबीआई बोले ठीक है यूपीआई खत्म में ट्रांजैक्शन चार्ज को हटाओ क्योंकि कैश बढ़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बट हाँ, एक इस बैठक से ये जरूर सामने आया कि अब यूपीआई पे आपको चार्ज देना पड़ेगा।
तो ओवरऑल आरबीआई ने फिलहाल आज कुछ नहीं किया, कोई लिक्विडिटी से चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, और मार्केट ने ओवरऑल इसको देखा और अल्टीमेटली माना ये कि कुछ हुआ नहीं है, तो फिर उन्होंने उसको बैक टू पवेलियन कुछ नहीं करने के मोड में चले गए। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दें, क्योंकि बात ये चल रही है 35 से 40% जो टैक्स वाली की, अमेरिका के ऊपर 35 से 40% भारत के ऊपर टैक्स लग सकता है। किसी किसी के मन में ये विचार आ सकता है कि इतना कैसे निकला, ये नंबर कैसे निकल रहा है। ये नंबर इस तरह निकल रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन खरीदता है उसके हिसाब से भारत कितना खरीद रहा है। अगर आप नंबर देखिए तो जो यूरेनियम है, यूरेनियम बायर, रसिया से यूरेनियम बायर 2025 में रसिया से अभी तक 32% जो रसिया टोटल सप्लाई कर रहा है अलग अलग देशों का, उसका 32% यूरेनियम उन्होंने जो है चाइना को बेचा है। यूरोपियन यूनियन को भी उन्होंने 27% बेचा है, और यूएस ने खुद 22% यूरेनियम खरीदा है टोटल रसिया से ही। रसिया से जो केमिकल है वहां पर चाइना ने 30% केमिकल खरीदे हैं, तुर्की 18% केमिकल खरीदा है, ताइवान ने 7% केमिकल खरीदा है, ब्राजील ने 26% फर्टिलाइजर खरीदे हैं, इंडिया ने टोटल सेल का 17% फर्टिलाइजर खरीदा है, और खुद अमेरिका ने भी 11% फर्टिलाइजर खरीदा है। अपनी डिमांड का 11% फर्टिलाइजर आपने खरीदा है। रूस ने जो है, रूस की जो पाइपलाइन के थ्रू जो नेचुरल गैस का परचेज है, वहां पर यूरोपियन यूनियन 37% टोटल गैस खरीदा है। जो टोटल रूस ने बेचा है उसका 37% गैस अभी तक खरीदा है। वर्ष 2025 का डेटा है ये, 37%। चाइना ने 29% गैस खरीदी है, जो आती है कहां से, रूस से। तुर्की ने 27% गैस खरीदी है। बायर है रहा है क्रूड का बायर। इसी को लेकर सारा झगड़ा चल रहा है भारत के ऊपर कि भारत इतना क्रूड खरीद ले रहा है, बाकी सब लोग क्या खरीद रहे हैं, यूरोपियन यूनियन क्या खरीद रहा है नहीं दिख रहा है। प्लस ये भी नहीं दिख रहा है कि चीन क्या खरीद रहा है, क्योंकि चीन के साथ तो ऑलरेडी अमेरिका ने डील कर ली और वहां पर रूस का नाम भी नहीं आया। तब तो बहुत अच्छा लग रहा था चीन, और चीन के साथ आपने जो डील करी है वो भी ठीक है, मॉडरेट टाइप की डील आपने करी है। भारत को आप उस तरह की भी डील नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ये भी याद रखिए कि चीन अभी भी, चीन के साथ जो डील हुई है, लेकिन अप्रॉक्स कई सारे मैटर में चीन पर 35% तक का टैक्स आ रहा है। 35% का टैक्स इन्होंने ये भी कहा है कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी लगाएंगे, क्योंकि अगर वो उनकी बातों को नहीं मान पाएंगे। और इसीलिए लगता ये है कि 25 कैन बी 35, इंडिया में जो 25% का टैक्स है वो 35% का हो सकता है, और बहुत ही प्रेशर गेम हो तो 40 का। अब अगर आप इसी पे मुद्दे पे आइए कि भारत से तो जो ऑयल खरीद है, 47% भारत ने खरीदा है रूस का तेल, 47% चाइना ने खरीदा है रूस का तेल, भारत ने 38% तेल खरीदा है रूस का, और यूरोपियन यूनियन ने भी 6% तेल खरीदा है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ज्यादा गैस खरीदा है, क्योंकि यूरोप में गैस यूज ज्यादा है, वो तेल कम यूज होता है कार्बन फुटप्रिंट को बनाए रखने के लिए, लेकिन वहाँ नेचुरल गैस का यूज क्यों है, और 37% उन्होंने खरीदा है। तो ऑलमोस्ट वो, मतलब वो गैस में तो हमारे बराबर है, और 35% टैक्स पे जा नहीं है वो, अभी याद रखें। वो ऑलरेडी उन्होंने डील करी है, 15% वाली डील है, और उस पे ये बोला गया कि अगर तुम नहीं फॉलो कर पाओगे तो हम 35 पे आएंगे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग को लगता है कि 35 वाला नंबर शायद भारत के लिए आएगा। यहाँ पर जो एलएनजी की बात है, वहां पर यूरोपियन यूनियन 50% एलएनजी खरीदा, नेचुरल गैस जो आपने खरीदा है लिक्विड में, वो 50% जो टोटल रूस ने बेचा है। रूस के पास एलएनजी और नेचुरल गैस के सबसे ज्यादा भंडार हैं, और वो 50% किसने खरीदा है, यूरोपियन यूनियन ने। चाइना ने 21% खरीदा है, जापान ने 19% खरीदा है। तो इसी पूरे मुद्दे को लेकर के पिछले 24 घंटों में अमेरिका में बहुत सारी बातें हुई हैं। उनमें से कई सारे सीनेटर्स हैं जिन्होंने बात कही है भारत के पक्ष में कि आपने एक बहुत बड़े जरूरी एलआई के साथ आप झगड़ा कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा खामियाजा अमेरिकन जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रेट्स बहुत बढ़ेंगे। अमेरिका में ट्रंप ने इसीलिए बोला कि वो अपनी जरूरत के लिए भारत नहीं खरीद रहा, उसका बिजनेस क्रिएट कर रहा है। तो क्या वो ये भी दबाव डाल सकते हैं कि भारत खरीद रहा है तो खरीदो, लेकिन उसको बेचो मत। अगर ऐसा कुछ होगा तो हो सकता है भारत के ऊपर टैरिफ रेट्स कम हो, या इस बात पे निगोशिएट होने लगे। तो निगेटिविटी के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पॉजिटिविटी की बात यहाँ पर ये जरूर निकल के आती है कि पॉसिबिलिटीज हैं कि तेल को लेकर के भी कुछ झगड़ा फसाद होकर मामला शांत हो जाए, और अल्टीमेटली भारत को भी एक ठीक ठाक सी डील बन जाए या मिल जाए, या फिर अपरोक्ष रूप से डील हो जाए कि ठीक है साइन नहीं किया लेकिन हमने 30% ही लगाया, या 25% प्लस माइनस 5% उन प्रोडक्ट के ऊपर लगा दो जो आप बेचोगे, नहीं तो बाकी आप खरीदते रहो। तो वो मुद्दा हो सकता है, क्योंकि कल भी जब प्रेसिडेंट ट्रंप से कुछ पत्रकारों ने ये बात पूछी, और इसका वीडियो आप ट्विटर पे और बाकी जगहों पे देख सकते हैं, कि जब उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है, आप जो खरीद रहे हैं भारत
भारत ने बोला है कि आप ये चीजें खरीद रहे हैं और डेटा सही है, तो अल्टीमेटली आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम है, मैं डेटा चेक करूंगा और उसके बाद बोलूंगा, और उस क्वेश्चन को उन्होंने पास कर दिया एक्चुअली। और उस समय उनका देखने लायक चेहरा था कि वो किस तरह से उस क्वेश्चन से भाग रहे हैं। तो मुद्दा ये भी है कि क्या सब कुछ जितना ट्रंप कह रहे हैं उतना होगा? हो सकता है उतना ना हो। तो आप बहुत ज़्यादा मंदी, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी के दिमाग में मत जाएं। यद्यपि एफआईआईज़ की पोजीशन फिलहाल 92% है मंदी की साइड में इंडेक्स को लेकर के, लेकिन यहीं पर तो शॉर्ट कवरिंग होती है। अगर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई ऐसे मार्केट में, फिर एक बेतहाशा शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल पोजीशंस में, दुनिया में बहुत सारे बदलाव आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में भी बहुत सारे बदलाव दिखाई पड़ सकते हैं। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल की चर्चा करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी की आज यद्यपि बाजारों में गिरावट लगातार रही है। 1900 से ज्यादा स्टॉक्स में आपने गिरावट देखी है, अक्रॉस द बोर्ड बहुत ज्यादा गिरावट ही आपने देखी है। और अगर आप तेजी की बात करें तो बहुत ही कम स्टॉक्स में आपने तेजी देखी है, कोई ज्यादा स्टॉक्स नहीं है, करीब करीब 550, 600, 700 स्टॉक हैं जहां पे तेजी है। इंडेक्स में सिवाय पीएसयू बैंक के और बैंक के वो सब कुछ बाजारों में गिरा है, कहीं पे तेजी नहीं रही है। रियल्टी में, फार्मा में, चूंकि फार्मा को लेकर दबाव की बात की जा रही है तो वहां पर प्रेशर ज्यादा रहा है, 3-2.5% तक फार्मा स्टॉक गिरे हैं, सेक्टर गिरा है। तो ओवरऑल इसके नाते बाजार में मंदी का असर तो जरूर रहा है, लेकिन कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल मेरे हिसाब से 24,400। अगर 24,400 ब्रेक नहीं हो रहा है तो दुनिया एक तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं 24,400 को एक बड़ा सपोर्ट भारतीय बाजार बना रहे हैं और रिकवरी हो सकती है। एफआईआई की 92% शॉर्ट पोजीशन है, ये बात याद रखने के बाद आप ये समझिएगा, क्योंकि अगर जरा सा भी शॉर्ट कवरिंग आई तो मार्केट एकाएक तेजी में जाएगी। एफआईआई पिछले काफी समय से शॉर्ट्स हैं, स्टॉक वाइज वो काफी शॉर्टिंग कर रहे हैं, जिसकी मैंने चर्चा करी थी कि ऐसी स्थिति में स्टॉक वाइज शॉर्टिंग की जाती है। स्टॉक वाइज शॉर्टिंग हो रही है, लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई इंडेक्स पे तो इंडेक्स आपका तेजी से ऊपर जा सकता है। स्टॉक की शॉर्टिंग वो लेकर बैठे रह सकते हैं। तो यहां पर इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं तो पॉसिबिलिटी है अगर 24,400 ब्रेक ना हो तो आप एक अच्छी रिकवरी देख लें। अच्छी रिकवरी में कहां तक ऊपर जा सकते हैं तो आप 24,800 का नंबर ध्यान में रखिए। अगर 24,800 कल दिन में ब्रेक होता है तो फिर 25,000 की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कल का मार्केट काफी ऊपर नीचे का होगा। अब 24,400 अगर ब्रेक होता है, जबकि हम क्लोज हुए हैं 24,574 पे, तो मान के चलिए 24,500 के आसपास, 550 के आसपास हम क्लोज हैं। 24,550 अगर बहुत ज्यादा टैरिफ वैरिफ लगी तो थोड़ा नीचे खुलेंगे। 24,400 संभल गया तो बेहतर है। अगर 24,400 ब्रेक होता है तो फिर कल के केस में आप 24,200 तक जा सकते हैं, लेकिन उस केस में हैवी टैरिफ इंपोज होना चाहिए भारत के ऊपर। अगर नहीं है, शॉर्ट कवरिंग शुरू होती है, आप ग्रीन में जाते हैं यानी 24,600 के ऊपर जाते हैं, बाइंग शुरू हो जाएगी, बाई ऑन डिप होगा मार्केट, और अल्टीमेटली आप शॉर्ट कवरिंग देखेंगे और उसमें 24,800 और 25,000 के नंबर भी आ सकते हैं। तो कल काफी हाइपर वोलाटिलिटी बाजारों में हो सकती है, इसके लिए जरूर तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी खबरें मार्केट के ऊपर कल इंपैक्ट डालेंगे। और पहला 1 घंटा अगर आप ट्रेडर नहीं हैं तो बच के रहिएगा। हो सकता है टैरिफ के नाते पहले 1 घंटे मार्केट गिर जाए और उसके बाद रिकवर कर जाए, तो वो मत कीजिएगा कि आप पहले 1 घंटे में कूदें और जल जाएं। कोशिश करिएगा, वेट करिएगा, 1 घंटे का मिनिमम वेट करिए, और जिन स्टॉक्स में फिर नए हाइज या लोज लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, वो बेहतर स्ट्रेटजी है। कल ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, उनसे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, क्योंकि आपको फोकस करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। और क्योंकि जाहिर सी बात है आप बिल्कुल एक्सपायरी के करीब पहुंच रहे हैं, तो उसका भी असर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें आपके सामने कल होने को आएंगी और उसके नाते आप प्रभावित रहेंगे। 55,411 पे क्लोज हुआ है आपका बैंक निफ्टी। तो 55,411 आपका जो बैंक निफ्टी है, सपोर्ट की बात करिए 55,000 सपोर्ट है, और ऊपर की साइड में अगर ऊपर बाजार निकलती है 56,200 के ऊपर निकलती है तो फिर बैंक निफ्टी आपकी 57,000 की रेंज की तरफ जाएगी। तो कल के लिए अगर हम बात करें तो 56,200 ऊपर पहली रुकावट आएगी, और नीचे की साइड में 55,000 आपका सपोर्ट है। 55,000 आप ब्रेक करेंगे तो 54,500, 54,200 के नंबर खुलेंगे, और अगर आप ऊपर की साइड में 56,200 ब्रेक करेंगे तो फिर जो है 56,800 की रेंज आपकी आती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए रेंज होगी। रेंज आपकी जो है मोटा मोटी क्या हुई, मोटा मोटी रेंज आपकी हुई
56,000 की ऊपर की साइड में 56-100, अगर वो ब्रेक होगा तो 56,800 की तरफ आप बढ़ेंगे, और अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो वहीं से आप नीचे आ जाएंगे। और नीचे की साइड में 54,400 अपने तक अगर आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 55,000 ब्रेक करेंगे तो, अगर 55,000 आपने ब्रेक नहीं किया तो फिर 54,400 वाला बात नहीं है। और जो 55,400 55,200 की रेंज से लेकर के जो 56,200 की रेंज है वो इंट्राडे रेंज हो सकती है। किसी एक साइड में निकलने पर फिर आपको वो बड़ा वाला मूव देखने को मिलेगा। आप अगर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो दोबारा से इस बात को सुन लीजिएगा बैंक निफ्टी के लेवल्स को लेकर के। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों मैंने कवर किया है। ओवरऑल मार्केट ठीक लग रही है, मेरे को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखती है। देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के टैरिफ्स आपके ऊपर लगाते हुए आज दिखाई पड़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नई वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।